भविष्य का सवाल है और ये नौकरी का, रोजगार का सवाल है। किसी से भीख नहीं मांग रहे हम। जो दिया गया है, कोई आईएएस है, कोई लीगल ऑफिसर है, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई अधिकारी है, उसको हमारा खुला ओपन चैलेंज है। मंत्री जी की बात नहीं है, ना किसी वर्ग की बात है, ना किसी जाति की बात है, यहाँ बेरोजगारों के हित की बात है। तो यहाँ निश्चित रूप से कोई भी उड़ता तीर यदि लेना चाहेगा या लेगा तो युवा उसके खिलाफ बोलेगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे जाट जाति का हो, मुस्लिम हो, चाहे राजपूत हो, चाहे कोई भी जाति वर्ग का हो। लाखों लोगों का भविष्य बर्बाद करने का काम पिछली सरकार ने जो किया था, उसको निरंतर चला रही है ये सरकार, और इसको बेरोजगार युवा सहन नहीं करेगा किसी भी हालत। वो भी जनसंख्या अगर किसी की ज्यादा है तो स्वाभाविक रूप से उसी के लोग ज्यादा आएंगे ना। अगर आज क्राइम का आंकड़ा उठा के देखोगे कि अपराध ज्यादा राजस्थान में हो रहा है, तो कौन कर रहा है? तो वो भी ओबीसी के सिर लिखा जा रहा है ना। ओबीसी आरक्षण के मामले में अधिकतर कांग्रेस के नेता हैं, वो लिख रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। अधिकतर कांग्रेस के नेता हैं जो 30 सितंबर को यहाँ आए थे, आंदोलन किया था, लेकिन सरकार में उनकी हिस्सेदारी होने के बावजूद भी वो ओबीसी आरक्षण को बहाल नहीं करा पाए। क्या उन नेताओं की इतनी ही हैसियत रही है कि सरकार में उनका कोई काम नहीं हो पा रहा है? 40 दिन में ये गोली दे रही थी कि आपका कैबिनेट में मुद्दा कर देंगे समाधान। आज ये स्थिति कैसे पैदा हुई कि उनसे चर्चा करेंगे, ऐसे ऐसे चर्चा करेंगे, और ये लोग आज ही सामने कैसे आ रहे? पिछले 40 दिन से कहां थे? ये मुख्यमंत्री जी का व्यक्तिगत और नैतिक दायित्व बनता है कि उन्होंने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को गुमराह करने की कोशिश की है। ये वो लोग नहीं है कि जो रोड पे बैठ जाएंगे, पटरी उखाड़ देंगे। प्रताप जी को मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मामला अगर ऐसे ही होता, कोई हवा में उड़ता हुआ मामला होता, तो कैबिनेट तक नहीं पहुंचता। और मुख्यमंत्री ने फिर किस चीज की सैद्धांतिक स्वीकृति दी? कोई ऐसे मामलों की मुख्यमंत्री सैद्धांतिक स्वीकृति दे देते हैं क्या? या 30,000 लोग बावड़े हैं जो वहां बैठ के आंदोलन करने के लिए आएंगे? कार को और ओबीसी के जो भी नेता है उनको भी चेताना चाहता हूं कि आप इस मुश्किल घड़ी में यदि बेरोजगारों के साथ नहीं आते हो तो आपकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। और ये जो उपचुनाव है, इसमें आप देख लेना, कांग्रेस बीजेपी को आज के युवा है जो नानी याद दिला देंगे। और ये जो ट्रेलर होगा उपचुनाव में, उसकी पिक्चर 2023 का जो चुनाव होगा उसमें आपको देखने को मिलेगा। धर्म की राजनीति, क्षेत्र की राजनीति, जाति की राजनीति अब नहीं चलेगी। समय बदलाव का है, बदलता वक्त है। चिराग देखकर मेरे मचल रही है हवा, कुछ दिनों से बहुत तेज चल रही है हवा। किससे लिखे जा रहे थे मेरी तबाही के, उन्हें खबर ही नहीं, रुख बदल रही है हवा। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। 30 सितंबर का राजस्थान में वो दिन जब हजारों की तादाद में लोग जयपुर आए थे ओबीसी आरक्षण को बहाल कराने के लिए। आज मैं उन तमाम युवाओं के साथ हूं जो मजबूती से उस दिन आए थे और अपनी मांग सरकार के सामने रख रहे थे। आज ये मामला दोबारा से हाईलाइट में हो गया है। दोबारा से ओबीसी आरक्षण का मामला सुर्खियों में आया हुआ है। राजनीति करने वाले लोग राजनीति कर रहे हैं, बेरोजगार युवा अभी भी अपने ओबीसी आरक्षण को बहाल कराने की मांग पर लगे हुए हैं। तो आज इनसे जानते हैं कि क्या है ओबीसी आरक्षण जो सरकार इतना समय लगा रही है, क्योंकि 48 घंटे का समय दिया था, अल्टीमेटम दिया, बता रहे थे कि 48 घंटे में ओबीसी आरक्षण को बहाल कर दिया जाएगा, लेकिन कई दिन हो गए और अभी तक कुछ नहीं हुआ। कल कैबिनेट की बैठक हुई थी, नतीजा कुछ नहीं निकला, और एक ट्रेंड जो ट्विटर पे चला था उसकी भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपका बोल हिंदुस्तान में स्वागत है। जी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। 30 सितंबर को जब हजारों की तादाद में लोग जयपुर आए थे और इस उम्मीद में आए थे कि अब ओबीसी आरक्षण में जो विसंगतियां हैं, 2018 में जो विसंगतियां उस सरकार ने बनाई थी, वो दूर हो जाएंगी, और अभी तक नहीं हुआ। सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 17/4/2018 को जो एक परिपत्र आया डीओपी के द्वारा, उस परिपत्र के परिणाम बहुत समय बाद में देखने को मिल रहे हैं। और उन परिणामों में ऐसा हो रहा है कि ओबीसी के जो बेरोजगार पुरुष हैं उनकी नौकरी शून्य, और कहीं 1 या 2 या 3 लग रही है। तो इस प्रकार से जो रिजर्वेशन दिया गया है वो 21% रिजर्वेशन नहीं है, वो ख़त्म हो गया है। बात ये है कि ये इस प्रकार का विवाद क्यों हुआ, इसके पीछे बहुत सी लंबी चौड़ी कहानी है। लेकिन 30 सितंबर को जब पूरे प्रदेश के युवा पूरे राजस्थान के कोने कोने से जयपुर में शहीद स्मारक पे आए थे, और यह आंदोलन काफ़ी लंबे समय से 1-1.5 साल से चल रहा है, और पिछले 6 महीने से तो बहुत तेज़ गति से चल रहा है। जगह जगह जनसभाएं हो रही हैं, जन जागरण किया जा रहा है, और हर स्तर पे मुख्यमंत्री जी और आईएएस, डीओपी और सीएम के सेक्रेटरी कुलदीप राका जी वगैरह सभी स्तरों पे बात होने के बाद में 30 सितंबर को 48 घंटे का वादा किया था सरकार ने कि हम आपको इस 48 घंटे में समाधान कर देंगे। यानी जो संवैधानिक संघर्ष समिति ने ये
कहा था सरकार को कि हमें 48 घंटे के अंदर रिजल्ट चाहिए, या सरकार ने आपको आश्वासन नहीं, किया था? ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति का जो डेलीगेशन मिलने गया था उसको सरकार ने 48 घंटे का समय दिया था, नहीं कि ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति ने 48 घंटे का समय मांगा था, पहली बात तो। और जब 48 घंटे में जो उनकी सैद्धांतिक स्वीकृति थी वो मिलने के बाद में सभी लोगों के प्रयास करने से ये बार बार चीज़ें सामने आ रही मुख्यमंत्री जी द्वारा कि आगामी कैबिनेट बैठक में आपके इस मुद्दे का समाधान कर दिया जाएगा। लेकिन 9 नवंबर को जो कैबिनेट की बैठक हुई, उस कैबिनेट की बैठक में बहुत बड़ा सवाल है मुख्यमंत्री जी के ऊपर कि आपने कैबिनेट बैठक के एजेंडे में ही शामिल नहीं किया, जबकि आप बार बार ये कह रहे थे मिलने वाले नेताओं से और ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति के सदस्यों से कि आपकी कैबिनेट में ये समाधान कर दिया जाएगा। तो आपने कैबिनेट में इस मुद्दे को एजेंडे में क्यों नहीं शामिल किया? आउट ऑफ सिलेबस यानी आउट ऑफ कैबिनेट के एजेंडे के बाद में जब चर्चा होती है तो कहीं ना कहीं मुझे और बेरोजगारों को भी ये लग रहा है, और आज जो सिनोरिया राजस्थान में जो क्रिएट हो रहा है उससे अंदेशा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जानबूझ के किया जा रहा है और बेरोजगारों के साथ कहीं ना कहीं कुठाराघात बहुत बड़ी संख्या में हो रहा है। कई हजारों लोगों का रोजगार जा चुका है। एक व्यक्ति रोजगार अगर किसी को मिलता है सरकारी नौकरी तो उसके 5 परिवारों का लालन पालन और पोषण किया जाता है। तो एक व्यक्ति के साथ में 50 लोगों का भविष्य है, लाखों लोगों का भविष्य बर्बाद करने का काम पिछली सरकार ने जो किया था उसको निरंतर चला रही है ये सरकार, और इसको बेरोजगार युवा सहन नहीं करेगा किसी भी हालत में। पहले तो राजस्थान में 21% आरक्षण ओबीसी को मिलता है, जो कि 27 होना चाहिए, और अदर स्टेट में 27 भी है। लड़ाई तो आपको 21 से 27 की करनी चाहिए थी, आप 21 पे ही अटके हो कि हमें 21 तो हमारा दिया जाए, लेकिन फिर भी सरकार आपको लॉलीपॉप पे नया लॉलीपॉप देती जा रही है। क्या लग रहा है कि सरकार इसमें राजनीतिकरण कर रही है? क्योंकि आने वाले 23 में विधानसभा चुनाव है, 24 में लोकसभा चुनाव है, तो क्यों ना जैसे जैसे नज़दीक चुनाव के दिन आए तब ये मामला सरकार करे तो उनको वोटों का फायदा हो, ऐसा आपको लग रहा है? या फिर कुछ और मंशा है कि ये ओबीसी आरक्षण बहाल नहीं हो पा रहा है? क्या लगता है आपको? देखिए, आपके माध्यम से मैं प्रदेश के आम युवा और आम जनता को बात बताना चाह रहा हूं कि न तो किसी का आरक्षण कम कर रहे हैं, न किसी का आरक्षण बढ़ा रहे हैं, न इस आरक्षण के जो संशोधन होगा उससे किसी भी वर्ग को कोई भी किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, बल्कि ओबीसी के बेरोजगारों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसका समाधान होगा। एसटी एससी के एक्स सर्विसमैन के साथ जो कुठाराघात और अन्याय हो रहा है, आज वो रोड पे दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है, क्या उन्होंने देश की सेवा नहीं की? उनके साथ भी न्याय होगा। ईडब्ल्यूएस के जो सामान्य वर्ग के जो ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी उनके साथ भी न्याय होगा, एमबीसी के साथ भी न्याय होगा। किसी भी न सामान्य वर्ग को नुकसान है, अन्य किसी भी कैटेगरी को नुकसान है। अगर इसको कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से जानबूझ के इसमें विवाद करवाना चाह रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी मानसिकता ठीक नहीं है। और ये प्रदेश का युवा, चाहे ओबीसी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे एससी का हो, चाहे एमबीसी का हो, चाहे ईडब्ल्यूएस का हो, मानसिकता को ठीक करना भी आता है। हमें कोई राजनीति नहीं करनी है, हम हमारा अधिकार मांग रहे हैं। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि सरकार जो इतना धीरे धीरे इस पे चल रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि 48 घंटे में हो जाएगा, 48 घंटे हो गए और 2 महीने से ज़्यादा हो गए। कैबिनेट होती है, कैबिनेट में ये मुद्दा होता ही नहीं है, उसको हटा दिया जाता है। और फिर हरीश चौधरी जो इस मुद्दे पर लगातार बने हुए हैं, मीडिया के सामने भी अपनी बात रखते हैं, और उनके साथ प्रदेश के हज़ारों युवा हैं जो 30 सितंबर को राजस्थान यहाँ जयपुर में आए थे, और अभी तक ये मुद्दा सरकार ने कोई निर्णायक फैसला नहीं सुनाया है। क्या लगता है, मंशा क्या लगती है सरकार की? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि पिछले 70 दिनों में कांग्रेस सरकार की जो कैबिनेट मीटिंग होनी थी उस पर कोई किसी प्रकार का शनि लगा हुआ था क्या? जो 48 घंटे की सैद्धांतिक मंजूरी दी थी माननीय सीएम साहब के द्वारा, उसके बाद 40 दिन हो गए, 40 दिनों में कोई कैबिनेट हुई नहीं थी। हमने 22 तारीख को गोविंद सिंह डोटासरा साहब से मुलाकात की थी, तो उन्होंने बोला था 28 या 29 तारीख को आपको परिपत्र आपके हाथों में सौंप दिया जाएगा। फिर हम आश्वस्त होकर दीपावली खुशी से मनाई, लेकिन उसके बावजूद जब परिपत्र नहीं आया तो हमने वापस उनसे मुलाकात की, तो उन्होंने बताया कि 2 तारीख को कैबिनेट हो गई। 2 तारीख को नहीं हुई, फिर 4 तारीख का आश्वासन मिला, 4 तारीख को भी नहीं हुई। फिर एकदम से सीएम साहब ने 9 तारीख को कैबिनेट मीटिंग, 9 तारीख को ही 2 बजे इन्होंने सभी को सूचना भेजी कि कैबिनेट की मीटिंग होगी। लेकिन उस समय कैबिनेट के ओबीसी के मंत्री माननीय हेमाराम जी साहब वो यहाँ नहीं थे, बाड़मेर थे, वो राजधानी में इतनी जल्दी कैसे आ सकते हैं? और रामलाल जी जाट साहब वो भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो भी नहीं आए थे। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं पूर्व नियोजित एक प्लानिंग थी, सीएम साहब की थी, सुनियोजित तरीके से इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए और वर्ग संघर्ष को बढ़ावा देने के लिए सीएम साहब ये चाहते हैं कि ये मामला एक जातिगत मुद्दा बने, और इस चीज़ को डिले करने में सीएम साहब लगे हुए हैं।
अब वर्ग संघर्ष की आप जहाँ बात करते हैं, आप यहाँ आ जाएं कि पहले ये आरक्षण ओबीसी आरक्षण है, ओबीसी में लगभग 92 जातियाँ आती हैं, उनका मामला है। लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया और ये नेता राजनीति के चक्कर में इसको जाट वर्सेज अदर कास्ट इस मामले को बनाया जा रहा है, ओबीसी आरक्षण को, कि ओबीसी सिर्फ जाटों को मिल रहा है। इसमें आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, पहली बात तो इसमें पूरा मामला ही ओबीसी का है। यदि कोई अदर कास्ट का या अदर वर्ग का इस मामले में हस्तक्षेप कर रहा है तो वो निश्चित रूप से वर्ग संघर्ष या अराजकता फैलाने का कार्य कर रहा है, क्योंकि ओबीसी युवाओं को सिर्फ अपना हक चाहिए। और ये कोई हम नए आरक्षण की मांग नहीं कर रहे, जो अपना पुराना है उसमें विसंगतियां हैं। और विसंगतियां हम नहीं, जिस दिन 30 सितंबर को आंदोलन हुआ था उसके बाद सीएम साहब का ट्वीट आया था, उन्होंने बोला था कि आपकी विसंगतियां दूर कर दी जाएगी। तो उनको खुद के उनके ट्वीट से लग रहा है कि भाई लग क्या रहा है ही विसंगतियां उनको है। पता है कि मामला क्या है, एक्चुअल में क्या है। तो विसंगतियां है, वो सीएम साहब खुद ट्वीट के माध्यम से कह चुके हैं कि उनको जल्द 48 घंटे में दूर कर दिया जाएगा सीएमओ में बैठक करके। लेकिन अभी तक युवाओं को कोई न्याय नहीं मिला है। एक सबसे बड़े होती है, जब भी बेरोजगारों पे कोई बात होती है तो उनमें से नेता निकल कर आते हैं क्रेडिट लेने के लिए। अपने अपने विभाग की बात कर लें या फिर किसी भी फील्ड की, तो वहाँ से नेता आते हैं। बेरोजगारों के भी कई नेता हैं जो ओबीसी आरक्षण को बहाल करने में लगे हुए हैं और अपना अपना क्रेडिट, अपने अपने हिस्से लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कल से जो एक ट्रेंड चला हुआ है, एक मंत्री के खिलाफ मुर्दाबाद का जो ट्रेंड चला था, क्योंकि ये कहा गया था कि कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसके अंदर उन मंत्री जी ने कहीं ना कहीं विरोध किया है। इस मामले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ कोई एक पर्टिकुलर एक मंत्री जी की बात नहीं है, ना किसी वर्ग की बात है, ना किसी जाति की बात है, यहाँ बेरोजगारों के हित की बात है। तो यहाँ निश्चित रूप से कोई भी उड़ता तीर यदि लेना चाहेगा या लेगा तो युवा उसके खिलाफ बोलेगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे जाट जाति का हो, मुस्लिम हो, चाहे राजपूत हो, चाहे कोई भी जाति वर्ग का हो। यदि कोई भी ओबीसी वर्ग का यदि ईडब्ल्यूएस के अंदर हस्तक्षेप करेगा तो निश्चित रूप से ईडब्ल्यूएस वाले विरोध करेंगे। और ओबीसी वालों के खिलाफ यदि कोई विरोध बोलेगा तो वो ओबीसी वाले करेंगे, क्योंकि उनको न्याय चाहिए। एक आदमी से ये जरूरी नहीं कि एक ही आदमी का वो मैटर है, एक आदमी के पीछे उसके परिवार के सदस्य, रिलेटिव, कितने लोग एक साथ जुड़े हुए होते हैं। कल मीडिया से बातचीत करते वक्त खाचरियावास जी ने कहा था कि जो लोग मेरे खिलाफ मुर्दाबाद का ट्रेंड चला रहे हैं, अगर मैंने मेरे लोगों को कह दिया तो वो जिंदाबाद का ट्रेंड चला देंगे और ऐसे कर ओबीसी आरक्षण साइड में हो जाएगा। क्या लगता है कि सरकार के कुछ मंत्रियों का या फिर मुख्यमंत्री का कोई हाथ है कि इस आरक्षण वाले मामले को कुछ दिनों के लिए और ठंडा कर दिया जाए? देखिए, अभी राजस्थान में उपचुनाव होने वाले हैं, सरकार है ही नहीं राजस्थान में। सरकार के 2 फंड हो चुके हैं, विपक्ष खत्म हो चुका है, राजस्थान में बेरोजगारों की सुनने वाला कोई है ही नहीं। तो सिर्फ अपनी अपनी रोटियां सेकने के लिए अलग अलग वर्ग के नेता, सारे वर्ग के नेता अपनी अपनी बात रखना चाहते हैं, अपने समर्थकों से अपना सपोर्ट करवाना चाहते हैं। और उनको बेरोजगारों से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ बेरोजगारों को पहली बात तो किसी भी नेता से कोई मतलब नहीं है, ना किसी को राजनीति, हम में से किसी को राजनीति नहीं चमकानी। अपने हक की लड़ाई है। जैसे कोई भी है जो अभी रेगुलर भर्तियां चल रही है, उनमें एग्जाम दे के आए हैं, तो उनको खतरा लग रहा है कि भाई मैंने इतनी मेहनत से करके एग्जाम दिया है, फिर भी यदि ये विसंगतियां जारी रहेगी तो हमें न्याय नहीं मिलेगा। तो नेताओं को इन चीज़ों में पूरी जान के ही हस्तक्षेप करना चाहिए, ऐसे नहीं कि आए और पत्थर फेंक दिए। बिल्कुल। मैं आपसे थोड़ा सा बारीकी से ये चाहूँगा कि कई लोगों को ओबीसी आरक्षण में क्या विसंगतियां हैं, मोटा मोटी रूप से आप हमें बताएं कि कैसे ओबीसी के जो युवा हैं उनको इस विसंगति के कारण इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं, उनके भविष्य के ऊपर खतरा। थोड़ा सा विस्तार से आप बताएं। देखिए, जैसे 100 पोस्ट है तो 100 पोस्ट को अपने अपने रिजर्वेशन के हिसाब से बांटेंगे। तो ओबीसी का मामला है तो ओबीसी पे बात करते हैं। 21% ओबीसी को रिजर्वेशन है, 21 में से 30% महिलाओं को है। जैसे एसटी में से महिलाओं को 30, एससी में से 30, ईडब्ल्यूएस में से अपनी अपनी कैटेगरी में से 30%। 21 में से 30% के हिसाब से महिलाओं का निकालने के बाद में लगभग 15 सीट ओबीसी पुरुषों की बचती है। ठीक है। अब वो 15 बेरोजगारों को मिलनी चाहिए। 17/4/2018 के परिपत्र में जो संशोधन किया, उसके रूल भाग 2 के भाग 3 में यह संशोधन किया गया है कि भूतपूर्व सैनिकों को अपनी अपनी कैटेगरी में समायोजित किया जाएगा। और कैटेगरी भूतपूर्व की कौन सी कैटेगरी होगी, जो जिस कैटेगरी में आता है उसमें समायोजित किया जाएगा। राजस्थान की लगभग 60% से ज़्यादा ओबीसी कैटेगरी से जनसंख्या बिलोंग करती है। जब जनसंख्या ज़्यादा है तो एक्स सर्विसमैन राजस्थान में किस कैटेगरी का ज़्यादा होगा? ओबीसी का। ओबीसी का एक्स सर्विसमैन ज़्यादा है तो 100 में से 12 एक्स सर्विसमैन ओबीसी के 12 एक्स सर्विसमैन लेने। कोई भी एक्स सर्विसमैन होगा जो टॉप एक्स सर्विसमैन मेरिट में होगा उसको 12 लेना है। उन टॉप 12 में से 10, 11, 12 यानी 10 प्लस
ओबीसी का एक्स सर्विसमैन सिलेक्शन होता है। कारण बताया कि जनसंख्या ओबीसी की ज़्यादा है, तो स्वाभाविक रूप से अगर जनसंख्या ज़्यादा होगी तो वही होगा। तो 17/4/2018 को जो संशोधन किया उसमें ये लिखा गया कि अपनी अपनी कैटेगरी में समायोजित किया जाएगा, यानी 10 एक्स सर्विसमैन कहाँ जाएंगे? ओबीसी में। तो 15 में से 10 चला गया तो बचा कितना? 5। पीछे 5 में से 4 विकलांग को है, 2 स्पोर्ट्समैन को है। वो भी जनसंख्या अगर किसी की ज़्यादा है तो स्वाभाविक रूप से उसी के लोग ज़्यादा आएंगे ना। अगर आज क्राइम का आंकड़ा उठा के देखोगे कि अपराध ज़्यादा राजस्थान में हो रहा है तो कौन कर रहा है? तो वो भी ओबीसी के सिर लिखा जा रहा है ना। तो वो जो 5 सीटें बची हैं उसमें वो स्पोर्ट्स और विकलांग की भी अगर जोड़ेंगे ना, उसके बाद में या तो शून्य मिलेगा ओबीसी बेरोजगारों को, पुरुषों को, या 1 या 2 मिलेगा। तो मैं सरकार से पूछना चाह रहा हूं और तमाम वर्गों के लोगों से पूछना चाहता हूं कि हमारा 21% रिजर्वेशन कहाँ है? क्या हमने आपका रिजर्वेशन मांगा या हमने किसी रिजर्वेशन के किसी कैटेगरी के रिजर्वेशन से छेड़छाड़ की? भाई हम तो ये चाह रहे हैं कि जिसका जितना बन रहा है ना उसको उतना ही दिया जाए। हम ये चाहते हैं कि 21 का 12.5 दे दो, 36 का 12.5 दो, 16 का 12.5 दो, 12 का 12.5 दो, 10 का 12.5 दो। क्यों ST SC के एक्स सर्विसमैन नहीं है क्या? बिल्कुल। EWS के एक्स सर्विसमैन नहीं है? MBC के एक्स सर्विसमैन नहीं है? तो उनके साथ अन्याय क्यों कर रहे हो? सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग कहाँ हैं आज? जो गहलोत साहब जो बात करते हैं गांधीवादी सिद्धांतों की, वो कहने से नहीं, धरातल पे हकीकत में युवाओं के साथ में उस चीज़ को हकीकत में ज़मीन पे लेके आओ। और आप किसी भी प्रकार से कोई भी, अगर चाहे ओबीसी के अलावा किसी भी वर्ग का कोई भी नेता हो, इस मामले में बिना अध्ययन किए, बिना पढ़े लिखे, बिना मामले में जानबूझकर अगर किसी भी प्रकार का अपना स्टेटमेंट जारी करेगा तो वो एक वर्ग संघर्ष चाहता है इस प्रदेश में, और उसका जो परिणाम होगा उसको राजनीतिक रूप से भी उठाना पड़ेगा, सामाजिक रूप से भी उठाना पड़ेगा। और ये प्रदेश का जो बेरोजगार युवा है ना, वो अपने अधिकारों के लिए मैदान में है, उसको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। सबको समझ में आ रहा है किस प्रकार से अन्याय हो रहा है। ये रोजगार का मामला है, भविष्य का मामला है, इसलिए कोई हल्के में नहीं ले और बिना मतलब में किसी भी प्रकार का वर्ग संघर्ष कराने की कोशिश नहीं करे। जैसे कि खाचरियावास जी बता रहे थे कि कैबिनेट में जब ये बात चली तो उन्होंने कहा कि डिफेंस से भी बात कर लेते हैं, डिफेंस के लोगों से मिलाएं, कल को वो कोर्ट में चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनकी बात भी आप मानते हैं सही है? अगर कोर्ट में चला जाएगा तो फिर आगे जो आने वाली भर्ती हो वो अटक जाएंगे। कोर्ट में अटकने से पहले जब 30 सितंबर को आंदोलन हुआ, 48 घंटे का समय सरकार ने हमें दिया, ठीक है, 25-30 हज़ार लोग आए। उसके बाद में 70 दिन का समय निकल गया, 40 दिन का समय निकल चुका है। सरकार क्या कर रही थी? 40 दिन में यही गोली दे रही थी कि आपका कैबिनेट में मुद्दा कर देंगे समाधान। आज ये स्थिति कैसे पैदा हुई कि उनसे चर्चा करेंगे, ऐसे चर्चा करेंगे, और ये लोग आज ही सामने कैसे आ रहे हैं? पिछले 40 दिन से कहाँ थे? ये मुख्यमंत्री जी का व्यक्तिगत और नैतिक दायित्व बनता है कि उन्होंने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को गुमराह करने की कोशिश की है। ये वो लोग नहीं हैं कि जो रोड पे बैठ जाएंगे, पटरी उखाड़ देंगे। ये वो पढ़े लिखे नौजवान युवा हैं जो अपना अधिकार लेना जानते हैं। तो अब अगर सरकार इस मामले को ठंडे बस्ते में, जैसे कि बता रहे हैं कि 70 दिन से डाले हुए बैठी है, 48 घंटे का नाम लिया, आने वाले टाइम में कुछ समय में चूरू में उपचुनाव भी हैं और 23 में विधानसभा चुनाव है, तो क्या ये जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, सरकार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा उन नौजवानों का? नहीं, चुनाव इतना लंबा जाएगा ही नहीं ये कतई, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे किसी भी वर्ग का कोई भी नेता, कोई भी व्यक्ति सुन रहा हो। इसका समाधान आपको करना होगा और अति शीघ्र से शीघ्र करना होगा। नहीं, प्रदेश में जो वर्ग संघर्ष और उग्र आंदोलन होगा और जिसमें शांति अशांति होती है, उसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जिम्मेदार है। कतई आप ये मत सोचिए कि उपचुनाव तक जाएगा या 2023 के चुनाव तक जाएगा। ये भविष्य का सवाल है और ये नौकरी का, रोजगार का सवाल है। किसी से भीख नहीं मांग रहे हम। जो दिया गया है, कोई IAS है, कोई लीगल ऑफिसर है, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई अधिकारी है, उसको हमारा खुला ओपन चैलेंज है। ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति का खुला चैलेंज है। किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है, और किसी को कोई कंफ्यूज है, चाहे सरकार हो, चाहे DOP हो, चाहे लीगल हो, चाहे कोई भी हो, उसको हमारे से वार्तालाप करनी चाहिए। हमें बुलाइए, हम समझाते हैं आपको समस्या क्या है, आपको और हमारे को समस्या क्या है। भारत सरकार के ने जो रूल बना रखे हैं उसी को तो फॉलो करवा रहे हैं हमें। क्या भारत सरकार भी गलत है? नियमों का ऐसे जो पिछले जो परिपाटियां चल रही थी वो परिपाटियां अब नहीं चलेंगे। वक्त समय है बदलाव का, इसे आप स्वीकार करोगे तो अच्छा रहेगा भारत के भविष्य के लिए, राज्य के भविष्य के लिए और युवाओं के भविष्य के लिए। अन्यथा
स्वीकार करवाना भी आता है, पढ़े लिखे नौजवान युवा शिक्षित हैं, वो समय गया, अब आपको स्वीकार करना पड़ेगा चीज़ों को। इसलिए कतई, चाहे विपक्ष तो है ही नहीं। हाँ, बीजेपी इस मामले में मेरा यही सवाल है कि बेरोजगारों की मांग पर बीजेपी जो विपक्ष में है राजस्थान में, वो इतना इसको कंट्रोल डैमेज कैसे नहीं कर पा रही, मतलब शांत कैसे है, मतलब इस मुद्दे पर आगे क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि किसी कोई भी सरकार हो, गलती सरकार से हो जाती है, कई बार ब्यूरोक्रेसी द्वारा कर दिया गया है, फिर किसी प्रायोजिक क्या ये तो नहीं है कि बीजेपी सरकार में ये लाया गया हो और बीजेपी खुद नहीं चाहती हो कि ऐसा हो? युवाओं ने का जो मामला है ना, गलती हर सरकार से होती है, उसके बावजूद विपक्ष में मुझे नहीं लगता दम है। 48 घंटे का समय दिया था सरकार ने, उसके बाद में सरकार फैल रही, कैबिनेट में ये मुद्दा नहीं हुआ, तो विपक्ष बोल क्यों नहीं रहा कि सरकार का वादा कहाँ है? बेरोजगारों के साथ अन्याय क्यों कर रही है सरकार? वो तो आज इस मामले को राजनीतिक तुल देने की कोशिश करें कि वो फलाना हो गया, ये ऐसे वो हो गया। अरे भैया, वो आप लोगों की जो मानसिकता है ना, विपक्ष के कोई भी संगठन हो विपक्ष का, उनको इस मुद्दे में बेरोजगारों के साथ आना चाहिए। अगर साथ नहीं आएंगे तो ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, उनको सब समझ में आ रहा है कौन हमारे साथ था कौन नहीं था। धर्म की राजनीति, क्षेत्र की राजनीति, जाति की राजनीति अब नहीं चलेगी। समय बदलाव का है, बदलता वक्त है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि अभी जो ये वर्ग संघर्ष की बात जैसे इन्होंने कही, और जो ओबीसी आरक्षण को लेकर काफ़ी दिनों से कांग्रेस के कई नेता थे जो 30 सितंबर को यहाँ आए थे, जिनमें से मैं कहूँ कि कई बड़े जाट नेता भी थे, वो यहाँ आए थे, बीजेपी के भी कई नेता थे, लेकिन इसको सिर्फ जाटों का अकेला आरक्षण बना के क्यों रखा हुआ है? क्या ये नेता इस आरक्षण को समझा नहीं पाए लोगों के बीच में, ओबीसी को पूरी तरह से, कि ये आपका पूरे ओबीसी वर्ग का नुकसान हो रहा है? क्या खामियां रहेगी कि आज ये वजह? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है, यदि सिर्फ इनको इस आंदोलन को यदि जाटों का आंदोलन करार दिया जाता है तो ये अच्छी मानसिकता का परिचय है, क्योंकि ओबीसी में कोई 30-40 जातियां नहीं, 92 जातियां आती है। और ये तो आप मान लो कि भाई जाट वर्ग राजस्थान में थोड़ा ज़्यादा है, तो निश्चित रूप से है कि भाई जो वर्ग ज़्यादा होगा तो स्टूडेंट उसके ज़्यादा आएंगे। तो इसको सिर्फ जाटों का आंदोलन कराना उच्च मानसिकता का परिचय है। अदर जाति भी है, हमारे जो संघर्ष समिति में आप देखोगे कि हर जाति का युवा हमसे जुड़ा हुआ है, तो कोई जाति विशेष का ये नहीं कह सकते हम। तो अब आगे आपकी क्या रणनीति होगी अगर सरकार जिस तरीके से काम कर रही है? 70 दिन लगभग हो गए हैं, 48 घंटे का नाम दिया था, 48 घंटे के बजाय 48 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, क्या रणनीति रहेगी आगे आपकी? आगे की रणनीति युवा मिलकर तय करेंगे, और मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को और ओबीसी के जो भी नेता है उनको भी चेताना चाहता हूं कि आप इस मुश्किल घड़ी में यदि बेरोजगारों के साथ नहीं आते हो तो आपकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। और ये जो उपचुनाव है इसमें आप देख लेना, कांग्रेस बीजेपी को आज के युवा है जो नानी याद दिला देंगे। और ये जो ट्रेलर होगा उपचुनाव में, उसकी पिक्चर 2023 का जो चुनाव होगा उसमें आपको देखने को मिलेगा। जो युवा है कोई भी हो, उसके कहने पे आप जो भी, चाहे ओबीसी के हो चाहे कोई से भी नेता हो, एक ट्वीट कर देते हैं या पोस्ट कर देते हैं, उससे काम नहीं चलेगा। ये हमारा हक मारा जा रहा है। ये सरकार, ये सबसे बड़ी बात है कि ओबीसी आरक्षण के मामले में अधिकतर कांग्रेस के नेता हैं, वो लिख रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। अधिकतर कांग्रेस के नेता हैं जो 30 सितंबर को यहाँ आए थे, आंदोलन किया था, लेकिन सरकार में उनकी हिस्सेदारी होने के बावजूद भी वो ओबीसी आरक्षण को बहाल नहीं करा पाए। क्या उन नेताओं की इतनी ही हैसियत रही है कि सरकार में उनका कोई काम नहीं हो पा रहा है, या फिर नाम मात्र के वो सरकार में? देखिए, ये जो अभी घटनाक्रम चल रहा है उसको देखते हुए तो यही लग रहा है कि अब नाम मात्र के कई एमएलए आए, कुछ भी आए, ये सरकार में नाम मात्र के रहे। ये मात्र एक आदमी की चलने वाली सरकार बन के रह गई है। और विपक्ष को आना चाहिए भाई, इसमें कोई भाग ही नहीं ले रही है। आप बीजेपी के कोई के भी देखोगे, यदि हम खोदेंगे उसको तो एक आधा ट्वीट कर देंगे या कुछ पत्र लिख देंगे, वो भी बिना कोई नामांकन का, ऐसा कुछ जिसमें होगा कि भाई ये ऑथेंटिक है, ऐसा कुछ भी नहीं, ये लीलापोती कर देंगे। और बेरोजगार लगातार ठगे जा रहे हैं, एक दिन नहीं भाई, 4 साल हो गए। ये तो बीच में लॉकडाउन आ गया इसलिए लोग जाके नहीं, हम किसी नेता को समझाने जाते हैं, वो बोलते हैं कि आपका मैटर ही समझ में नहीं आया। अरे भाई, युवा लोगों को, जब बेरोजगार लोगों को 4 साल में समझ में आया है तो आपको इतना जल्दी कैसे आएगा? क्योंकि आप जन नेता हो, इधर उधर घूमते रहते हो, इतना टाइम मिलता नहीं। लेकिन ये कितनी बड़ी विपत्ति है तो आपको इसको बैठ के समझना चाहिए। भाई पीड़ित है, एक परिवार पूरा खराब होता है एक युवा के पीछे, और कम से कम 10-10 लाख रुपए लगाकर 3-3, 4-4 साल से जो तैयारी कर रहे हैं, उन बेरोजगार युवाओं पर क्या बीतती होगी, आप खुद सोचिए। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ आ जाएं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि
पहले तो ओबीसी आरक्षण के बारे में युवाओं को ज़्यादा पता नहीं था, फिर धीरे धीरे बताया। अभी भी मैंने विस्तार से बात की। इस वीडियो के माध्यम से अगर ओबीसी वर्ग के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो बारीकी से समझ भी जाएंगे कि इसमें क्या विसंगतियाँ थी जो 2018 में है और क्या आप चाहते हैं। लेकिन अब सरकार को पता है, मुख्यमंत्री ने कहा था कि 48 घंटे के अंदर ये विसंगतियाँ दूर होनी चाहिए, हम करेंगे और फिर कैबिनेट में ये फैसला भी हो जाएगा। लेकिन फैसला कुछ नहीं हुआ। अब आगे का क्या रुख होगा नौजवानों का? क्या उपचुनाव आने वाले हैं, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, उसमें क्या होगा? आगे का यही है कि सभी नौजवानों से मैं अपील करना चाहूँगा कि आप अपने अपने स्तर पर नेताओं से मिलें, बातचीत करें और जिन लोगों के ये मामला समझ में नहीं आया उनको समझाएं। इस मामले का ये है कि कुछ लोगों के द्वारा इस मामले को एक जातिगत बनाया जा रहा है, ओबीसी वर्ग का बनाया जा रहा है। ओबीसी वर्ग का ये मामला है, लेकिन इसके साथ साथ ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी उनका भी है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ओबीसी वाले नए आरक्षण की मांग कर रहे हैं। मैं उनका कहना चाहता हूँ ये कोई नए आरक्षण की मांग नहीं है। जो हमें 21% दिया गया है वो हमारा हक है, ये कोई मांग नहीं है, ये हमारा हक है, इसको हम लेने के लिए कर रहे हैं। और जो आरोप लगा रहे हैं कि ये लीगल सही नहीं है, ऐसे नहीं है, डिफेंस का मामला है, वो अदर स्टेट के अंदर भी इस मामले को लेकर के रूल बने हुए हैं और सेंटर भी इसी रूल के आधार पर जो दे रही है। तो राजस्थान सरकार को अलग से करने की क्या जरूरत है? सेंटर को क्या चैलेंज कर रही है राजस्थान सरकार? जब सेंटर की सरकार दे रही है हमें अलग से बांट करके एक सर्विसमैन को, तो राजस्थान की सरकार को क्या अलग से देने की कहाँ आवश्यकता है? जब एमपी की सरकार देती है, पंजाब की देती है, छत्तीसगढ़ की दे रही है, तो फिर राजस्थान सरकार अलग से ये सैनिकों को आरक्षण देने की कहाँ जरूरत पड़ रही है? वही सेंटर की तर्ज पे दिया जा रहा है, उसी की लेकर के हम मांग कर रहे हैं कि जो सेंटर में है वही राजस्थान के अंदर प्रावधान होना चाहिए। बिल्कुल। कल एक ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा था खाचरियावास जी को लेकर, उनके खिलाफ में। तो जैसे कि कैबिनेट की कोई मीटिंग होती है तो उसकी बातें बाहर नहीं आती, वो आंतरिक बातें होती हैं पार्टी की, कैबिनेट की। लेकिन वो बातें युवाओं के पास कहाँ से आई कि उनके खिलाफ ये जो माहौल बनाया गया था? क्या ये आपस में लड़ाने की जो बात कर रहे हैं? देखो, हमें इस चीज़ का नॉलेज नहीं है कि वो बाहर कहाँ से आई, कहाँ से नहीं आई। लेकिन प्रताप सिंह खाचरियावास ने खुद लाइव आकर के एफबी पे बताया कि ये जो मामला है, उन्होंने खुद कहा कि मैंने विरोध किया है। इस चीज़ को प्रताप जी ने स्वीकार किया है। हमें तो तब पता चला कि प्रताप जी ने इसका विरोध किया है। वो तो इस तरीके से भी कह रहे थे कि अगर ये मामला जल्दबाजी में अगर फैसला हो जाता है तो कल को कोई लोग कोर्ट में जाके बैठ जाएंगे। फिर देखिए, प्रताप जी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मामला अगर ऐसे ही होता, कोई हवा में उड़ता हुआ मामला होता, तो कैबिनेट तक नहीं पहुंचता। और मुख्यमंत्री ने फिर किस चीज़ की सैद्धांतिक स्वीकृति दी? कोई ऐसे मामलों की मुख्यमंत्री सैद्धांतिक स्वीकृति दे देते हैं क्या? या 30,000 लोग बावड़े हैं कि जो वहां बैठ के आंदोलन करने के लिए आएंगे? तो प्रताप जी पूरे मामले की उनको नॉलेज लेनी चाहिए और फिर बोलना चाहिए इस मामले को लेकर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने देखा, इन नौजवानों से हमने बात की और बड़ी बारीकी से इन्होंने और बड़े सुलझे हुए तरीके से ओबीसी आरक्षण में क्या विसंगतियां हैं और कैसे सरकार को दूर करना चाहिए, इसके बारे में इन्होंने विस्तार से हमें बताया। और हालांकि ये पढ़ने वाले हैं, इनको नुकसान हो रहा है। ये कोई नेता नहीं है, कोई बड़ी पार्टी में इनकी पहुंच नहीं है, कोई मंत्री के ये बेटे नहीं हैं। आम किसान परिवार से लोग आते हैं और अपनी रोजी रोटी के लिए, आने वाली भविष्य की पीढ़ियों के लिए पढ़ रहे हैं ताकि नौकरी लग सकें। और ओबीसी आरक्षण में ये विसंगतियों के कारण इनको कहीं ना कहीं नुकसान होता है। तो सबसे पहले तो जो आपने ओबीसी आरक्षण का मामला था वो काफ़ी बार ट्रेंड भी हुआ था ट्विटर पे। तो ये मुहिम आप कैसे चलाते हैं कि इस मुहिम को आप लगातार कर रहे हैं? कल भी ट्रेंड हो रहा था, इससे पहले भी कई बार ट्रेंड हो चुका था। ये देखिए, ये तो जो युवा है, बेरोजगार युवा है, उनका दर्द है। वो एक आह्वान पे चाहे कोई भी युवा करता है उसके साथ खड़े हो जाते हैं। ये कई नेता इधर बोलते हैं कि उसने मेरे खिलाफ लिखवाया है, कई बोलता है वो मेरे खिलाफ लिख रहा है। ये नेताओं का इसमें कोई रोल ही नहीं है भाई। कहाँ से आ गया नेताओं का रोल? ये बेरोजगारों का दर्द है। वो कल वाले ट्रेंड में भी ये बात कही गई थी कि वो नेताजी मेरे खिलाफ ऐसे लिखवा रहे हैं, मैंने मेरे लोगों को बोल दिया तो वो इनके खिलाफ लिख देंगे। तो क्या कोई नेता लिखवा रहा था या फिर हकीकत में बेरोजगारों का दर्द था, युवाओं का दर्द था कि वो ट्रेंड कर गया? यदि कोई नेता लिखवाता है तो कल सुबह ही लिखवा के देख लो। यदि ट्रेंड हो जाए तो कल नहीं, पूरे सप्ते में आप लगा के देख लो। कोई सा भी हैशटैग यदि वो चला देते हैं तो, यदि कोई नेता पर्टिकुलर करवाता हो, ये नेताओं का कहाँ रोल आ गया भाई? बेरोजगारों का दर्द है। और ये कल वाला ट्रेंड हो या पिछले जो 30 ट्रेंड चले हैं एक महीने में, हर दिन चलता है। हर एक कोई भी नंबर से पहले भी कई बार ट्रेंड चलता है। ये युवा लोग भाई, उनका दर्द है तो वो निकल के बाहर लाजमी है कि वो बाहर ही आएगा। और ये कोई एक नेता विशेष, किसी भी नेता विशेष या पार्टी विशेष के खिलाफ कोई भी ट्रेंड नहीं होने वाला। ये चाहे हमारे ओबीसी वर्ग के नेता हो, उनको भी मैं चेताना चाहता हूं कि जो हैशटैग किसी भी नेता या किसी भी लोगों के आगे लगता है वो आपके नाम के आगे भी कभी भी लग सकता है। यदि आप साथ में नहीं आए तो कल आपको भी आपके पड़ोसी, आस पड़ोसी आके बोलेंगे कि आप ट्रेंड हो रहे हो, बदनाम हो रहे हो। तो मैं खुली चेतावनी देना चाहता हूं युवाओं की तरफ से कि आप कभी भी जब सो के उठोगे तो सुबह आपका ट्रेंड मिलेगा।
बिल्कुल ये इनका दर्द है जो आज शब्दों में आ रहा है, जो ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है। काफ़ी बार ओबीसी आरक्षण बहाल करो ये ट्रेंड ट्विटर पे कर चुका है। 30 सितंबर को ये जयपुर में आए थे और सरकार ने 48 घंटे में कहा था कि इसके ऊपर कोई ना कोई निर्णय निकाला जाएगा। कैबिनेट की मीटिंग भी हुई, उसमें ये मुद्दा बाहर रखा गया। फिर इन युवाओं में अब दोबारा से ये मामला उजागर हुआ और ये दोबारा से सड़कों पे आने की तैयारी में है। जैसे कि इन्होंने बताया कि ये उपचुनाव तक या फिर 2023 के विधानसभा चुनाव का इंतजार नहीं करेंगे। गहलोत सरकार अगर समय रहते अब भी नहीं चेती तो आने वाले टाइम में इन युवाओं का आक्रोश उनको सड़कों पर देखने को मिलेगा। मैं अजय कुमार, आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान। नमस्कार।